अध्याय 15 सेंटा का बुरा जुड़वा। जब सब खत्म हो जाए तो मुझे बताना, थालिया ने कहा। उसकी आंखें कसकर बंद थी। मूर्ति हमें मजबूती से पकड़े हुए थी ताकि हम गिर ना सके। फिर भी थालिया ने उसके हाथ को ऐसे पकड़ा था जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो। सब ठीक है, मैंने वादा किया। क्या क्या हम बहुत ऊंचाई पर हैं? मैंने नीचे देखा। हमारे नीचे बर्फ से ढके पर्वत श्रृंखला तेजी से गुजर रही थी। मैंने पैर बढ़ाकर एक चोटी से थोड़ी बर्फ झटक दी। नहीं, मैंने कहा, इतनी भी ऊंचाई नहीं है। हम सिएरा पर्वतों में हैं, सोए ने चिल्लाकर कहा। वह और ग्रोवर दूसरी मूर्ति के हाथों से लटके हुए थे। मैं पहले यह शिकार कर चुकी हूँ। इस गति से हम कुछ घंटों में सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाएंगे। अरे अरे, फ्रिस्को, हमारी मूर्ति ने कहा। अरे चक, हम फिर से मैकेनिक्स मॉन्यूमेंट वाले लोगों से मिलने जा सकते हैं। वे पार्टी करना जानते हैं। ओह यार, दूसरी मूर्ति चक ने कहा। मैं तो वहीं जा रहा हूँ। तुम लोग सैन फ्रांसिस्को गए हो? मैंने पूछा। हम ऑटोमेटॉन लोग भी कभी कभी मजे करते हैं, हमारी मूर्ति ने कहा। वो मैकेनिक्स हमें दे यंग म्यूजियम ले गए और हमें कुछ संगमरमर की महिला मूर्तियों से मिलवाया और हैंक, दूसरी मूर्ति ने बीच में टोका, ये बच्चे हैं। ओह सही है। अगर कांसे की मूर्तियां शर्म से लाल हो सकती तो हैंक जरूर लाल हो गया होता। वापस उड़ने पर ध्यान देते हैं। हमारी गति बढ़ गई, जिससे साफ पता चल रहा था कि दोनों मूर्तियां उत्साहित थीं। पहाड़ धीरे धीरे पहाड़ियों में बदल गए। फिर खेतों, कस्बों और सड़कों के ऊपर से हम तेजी से उड़ने लगे। ग्रोवर ने वक्त गुजारने के लिए अपनी बांसुरी बजाई। जोए ऊब गई और उड़ते उड़ते इधर उधर के होर्डिंग पर तीर चलाने लगी। जब भी उसे टारगेट डिपार्टमेंट स्टोर दिखाई देता, और हमने दर्जनों देखे, वह उनके निशान पर 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तीर चला रही थी। थालिया ने पूरी उड़ान के दौरान अपनी आंखें बंद रखी। वह खुद से कुछ बुदबुदा रही थी, जैसे कोई प्रार्थना कर रही हो। तुमने वहां अच्छा काम किया, मैंने कहा। जियस ने सुना। उसकी आंखें बंद थीं, इसलिए समझना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही थी। शायद, उसने कहा। वैसे तुम जनरेटर रूम में कंकालों से कैसे बच निकले? तुमने कहा था वो तुम्हें घेर चुके थे। मैंने उसे उस अजीब मानव लड़की रेचेल एलिजाबेथ डेयर के बारे में बताया, जो मिस्ट के पार देख सकती थी। मुझे लगा था थालिया मुझे पागल समझेगी, पर उसने बस सिर हिलाया। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, उसने कहा। किसी को नहीं पता कि क्यों। अचानक मेरे दिमाग में एक बात कौन थी। मेरी माँ भी ऐसी ही थी। उसने हाफ ब्लड हिल पर मिनोटोर को देखा था और ठीक ठीक जान लिया था कि वो क्या है। और पिछले साल जब मैंने उसे बताया था कि मेरा दोस्त टाइसन असल में एक साइक्लॉप्स है, तो वह जरा भी हैरान नहीं हुई थी। शायद उसे हमेशा से पता था, इसलिए वह मेरे बचपन में इतनी डरी रहती थी। वह मिस्ट के पार मुझसे भी ज्यादा साफ देख सकती थी। खैर, वो लड़की परेशान करने वाली थी, मैंने कहा। लेकिन अच्छा हुआ मैंने उसे भाप में नहीं उड़ाया, वो बुरा होता। थालिया ने सिर हिलाया। साधारण इंसान होना अच्छा होगा। उसने ये ऐसे कहा जैसे वह इस बारे में बहुत सोच चुकी हो। कहाँ उतरना चाहोगे? हैंक ने पूछा, जिसने मेरी टूटी फूटी नींद तोड़ दी। मैंने नीचे देखा और कहा, वाह। मैंने सैन फ्रांसिस्को की तस्वीरें देखी थीं, पर असल में कभी नहीं देखा था। शायद ये सबसे खूबसूरत शहरों में था जो मैंने कभी देखा हो। जैसे मैनहट्टन का छोटा और साफ सुथरा रूम। अगर मैनहट्टन के चारों ओर हरे पहाड़ और धुंध होती। वहां एक विशाल खाड़ी थी। जहाज, द्वीप, पाल नौकाएं और धुंध से झांकता हुआ गोल्डन गेट ब्रिज। मुझे लगा जैसे मुझे एक पोस्टकार्ड लेना चाहिए। फ्रिस्को से नमस्ते, अब तक जिंदा हूँ। काश तुम यहाँ होते। वहां, जोए ने सुझाव दिया। एम्बार्केडोरा बिल्डिंग के पास। अच्छा सोचा, चक ने कहा। मैं और हैंक कबूतरों में घुल मिल जाएंगे। हम सब ने उनकी ओर देखा। मजाक था, उसने कहा। अरे क्या मूर्तियों को हाथ से नहीं हो सकता? सुबह का वक्त था, इसलिए ज्यादातर लोग आसपास नहीं थे। जब हम फेरी डॉक पर उतरे तो हमने एक बेघर आदमी को डरा दिया। उसने हैंक और चक को देखा, चिल्लाया और भाग गया, कुछ बड़बड़ाते हुए कि मंगल ग्रह से आए धातु के फरिश्ते। हमने उन कांस्य फरिश्तों को अलविदा कहा, जो उड़ते हुए अपनी मूर्ति दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि हमें आगे क्या करना है। इसका कोई अंदाजा नहीं था। हम वेस्ट कोस्ट तक पहुंच चुके थे। कहीं ना कहीं आर्टेमिस थी, और उम्मीद है कि एनाबेथ भी। लेकिन उन्हें कैसे ढूंढें, ये समझ नहीं आ रहा था। कल शीत संक्रांति थी।
और ना ही हमें ये पता था कि वह कौन सा राक्षस था जिसका आर्टेमिस शिकार कर रही थी। उसे तो खुद हमें ढूंढना था, रास्ता दिखाना था। पर अब तो ऐसा नहीं हुआ। हम डॉक पर बैठे थे, न पैसे थे, न साथी, न कोई उम्मीद। थोड़ी चर्चा के बाद हमने तय किया कि हमें सबसे पहले उस रहस्यमय राक्षस के बारे में पता लगाना चाहिए। पर कैसे? मैंने पूछा। नेरियस, ग्रोवर ने कहा। मैंने उसकी ओर देखा। क्या? क्या अपोलो ने तुम्हें यही नहीं कहा था, नेरियस को ढूंढो? मैंने सिर हिलाया। मुझे सूरज देवता के साथ हुई पिछली बातचीत याद आ गई। समुद्र का बूढ़ा आदमी, मैंने याद किया। मुझे उसे ढूंढना है और उससे जबरदस्ती सच उगलवाना है, लेकिन उसे ढूंढे कहाँ? जोए का चेहरा बन गया। पुराना नेरियस, हाँ। क्या तुम उसे जानती हो? थालिया ने पूछा। मेरी माँ समुद्र की देवी थी, उसने कहा। हाँ, मैं उसे जानती हूँ। अफसोस, उसे ढूंढना कभी मुश्किल नहीं होता। बस उसकी बदबू का पीछा करो। क्या मतलब? मैंने पूछा। आओ, उसने बिना उत्साह के कहा। मैं दिखाती हूँ। मुझे समझ आ गया कि मामला खराब है जब हम गुडविल डोनेशन बॉक्स पर रुके। 5 मिनट बाद जोए ने मुझे एक फटी पुरानी फ्लैनल शर्ट, 3 साइज बड़ी जीन्स, चमकीले लाल जूते और एक ढीली ढाली इंद्रधनुषी टोपी पहना दी। ओह हाँ, ग्रोवर ने हंसी रोकते हुए कहा। अब तो तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं खींच रहे हो। जोए ने संतोष से सिर हिलाया। एक सामान्य पुरुष भिखारी। बहुत शुक्रिया, मैंने बड़बड़ाया। फिर से बताओ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैंने कहा था ना, घुलने मिलने के लिए। वह हमें फिर से जल तट की ओर ले गई। लंबे समय तक डॉक पर भटकने के बाद सोए अचानक रुकी। उसने एक पियर की ओर इशारा किया, जहां कुछ बेघर लोग कंबलों में लिपटे बैठे थे, सूप किचन खुलने का इंतजार कर रहे थे। वो वहीं कहीं होगा, सोए ने कहा। वह कभी पानी से बहुत दूर नहीं जाता। उसे दिन में धूप सेकना पसंद है। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? धीरे धीरे पास जाओ, उसने कहा। ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम बेघर हो। तुम पहचान लोगे। उसकी गंध अलग होती है। कमाल है, मैंने कहा। और जब मिल जाए, उसे पकड़ लो, उसने कहा। और कसकर पकड़ कर रखो। वो छूटने के लिए कुछ भी करेगा। जो भी हो जाए, छोड़ना मत। उसे मजबूर करो कि वो तुम्हें उस राक्षस के बारे में बताए। हम तुम्हारे साथ हैं, थालिया ने कहा। उसने मेरी कमीज के पीछे से कुछ उठाया, एक बड़ा सा रुई जैसा गोला जो न जाने कहां से चिपक गया था। दूसरी सोच पर मैं तुम्हारा साथ नहीं चाहती, लेकिन हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। ग्रोवर ने मुझे एक बड़ा सा थम्स अप दिया। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा कि सुपर पावरफुल दोस्तों का साथ होना कितना अच्छा होता है, और फिर डॉग की तरफ बढ़ गया। मैंने अपनी टोपी नीचे खींची और ऐसे लड़खड़ाया जैसे मैं किसी भी वक्त बेहोश हो जाऊं, जो मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं वास्तव में थका हुआ था। मैं उस बेघर आदमी के पास से गुजरा जिसे हमने एम्बार्कडेरो में देखा था। वो अब भी बाकी लोगों को मंगल ग्रह के धातु फरिश्तों के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। उसकी बदबू बुरी थी, लेकिन अलग नहीं थी। मैं आगे चलता रहा। कुछ मैले कुचले लोग, जिनके सिर पर प्लास्टिक के किनारे की थैलियां थीं, मुझे घूरने लगे। दफा हो जा बच्चे, उनमें से एक ने बड़बड़ाया। मैं दूर हट गया। उसकी गंध भी बुरी थी, लेकिन सामान्य तरह की, कुछ खास नहीं। एक औरत थी जिसके ठेले में प्लास्टिक के फ्लैमिंगो भरे थे। उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं उसके नकली पक्षी चुराने वाला हूँ। पुल के छोर पर एक आदमी धूप के टुकड़े में लेटा था। ऐसा लग रहा था मानो वह लाखों साल पुराना हो। उसने पजामे और फुलकारी वाले गाउन पहने थे, जो कभी शायद सफेद रहे होंगे। उसका पेट निकला हुआ था, दाढ़ी पीली पड़ चुकी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे सेंटा क्लॉज को बिस्तर से घसीटकर कूड़ेदान में फेंक दिया गया हो। और उसकी गंध, जैसी मैं पास गया मैं ठिठक गया। हाँ, उसकी बदबू बुरी थी, लेकिन समुद्र जैसी बुरी। गर्म समुद्री शैवाल, सड़ी हुई मछलियों और नमकीन पानी की दुर्गंध। अगर समुद्र का कोई गंदा पक्ष होता तो वह यही आदमी था। मैंने उल्टी आने से खुद को रोका और उसके पास बैठ गया, जैसे मैं थका हुआ हूँ। सांता ने एक आंख खोली और शक भरी नजरों से मुझे देखा। मैं उसकी निगाहें महसूस कर सकता था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने धीरे से बड़बड़ाया। बेवकूफ स्कूल, बेवकूफ माता पिता, ताकि वो मुझे कोई आम किशोर समझे। सेंटा क्लॉज ने फिर आंख बंद कर ली। मैं तन गया। मुझे पता था अब जो करने वाला हूँ वो अजीब लगेगा। बाकी बेघर लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने सेंटा क्लॉज पर झपट्टा मारा। आह! वो चीखा। मैं उसे पकड़ना चाहता था, पर उसने उल्टा मुझे पकड़ लिया। वो बिल्कुल भी किसी बूढ़े कमजोर आदमी जैसा नहीं था। उसकी पकड़ इस्पात जैसी मजबूत थी।
बचाओ! वो चिल्लाया, मुझे कसकर दबाते हुए। अरे, ये अपराध है, किसी और ने चिल्लाया। बच्चा बूढ़े को लूट रहा है। मैं सच में लुढ़क गया, पुल से नीचे, जब तक मेरा सिर एक खंबे से नहीं टकराया। मैं कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो गया और तभी नीरियस की पकड़ ढीली हुई। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं संभला और पीछे से उस पर झपट्टा मारा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसने संघर्ष करते हुए कहा। उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी बाहें उसकी छाती के चारों ओर जकड़ ली। उसकी सड़ी मछली जैसी गंध असहनीय थी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने कहा। मैं हाफ ब्लड हूँ, मुझे जानकारी चाहिए। वो और ज्यादा झटपटाने लगा। हीरो, तुम लोग हमेशा मुझे ही क्यों पकड़ते हो? क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो, मैंने दांत भींचकर कहा। वो गरजा और मुझे झटकने लगा, जैसे मैं किसी रोलर कोस्टर से चिपका हूँ। मैं अपने पैरों पर टिक नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने पकड़ ढीली नहीं की। हम दोनों पुल के किनारे तक डगमगाते हुए पहुंचे और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। ओह नहीं, मैंने चिल्लाया, पानी में मत कूदना। योजना काम कर गई। नीरियस खुशी से चिल्लाया और सीधे समुद्र में छलांग लगा दी, मुझे साथ लेकर। लेकिन जैसे ही मैं पानी में पहुंचा, मैंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। समुद्र का पानी मेरे अंदर ताकत भर रहा था। नीरियस ने अपनी चालें शुरू की। वो एक चिकनी काली सील बन गया। लोग कहते हैं कि चिकने सुअर को पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन पानी में सील पकड़ना उससे कई ज्यादा कठिन है। नीरियस गहराई में गोता लगाता गया। मैं चलता रहा, घूमता रहा, पर मैंने छोड़ा नहीं। फिर वो एक हत्यारा व्हेल बन गया। मैं उसकी पीठ का पंख पकड़कर उसके साथ पानी में बाहर निकला। ऊपर पुल पर मौजूद पर्यटक चौंक उठे। वाह! मैंने भीड़ की ओर हाथ हिलाया। हाँ, जैसे हम यहाँ रोज ऐसे ही करते हो, मैंने मन ही मन कहा। फिर नीरियस एक फिसलन भरे ईल में बदल गया। मैंने उसे गांठ में बांधने की कोशिश की, पर वो वापस इंसान बन गया और चिल्लाया। तू डूब क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैं पोसाइडन का बेटा हूँ, मैंने कहा। उस बदमाश को मैं कोसता हूँ, मैं पहले से यहाँ था, वो बड़बड़ाया। आखिरकार वो थक कर नाव वाले घाट के किनारे गिर पड़ा। उसके फेफड़े धौंकनी की तरह चल रहे थे। मैं उल्टा ताजगी से भरा, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं। मैं चाहता था कि उसे लगे उसने अच्छा मुकाबला किया। उसी वक्त मेरे दोस्त दौड़ते हुए आए। तुमने पकड़ लिया, जोए बोली। ऐसा मत बोलो जैसे तुम्हें यकीन नहीं था, मैंने कहा। नीरियस करहा उठा। बहुत बढ़िया, मेरी बेइज्जती देखने के लिए दर्शक भी हैं। वही पुराना सौदा है ना? अगर मैं जवाब दूं तो मुझे जाने दोगे? मेरे पास एक से ज्यादा सवाल हैं, मैंने कहा। हर पकड़ पर बस एक सवाल, यही नियम है, वो गुर्राया। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा। ये अच्छा नहीं था। मुझे आर्टेमिस को ढूंढना था। ये जानना था कि वो विनाशकारी राक्षस कौन है, और ये भी कि एनाबेथ जिंदा है या नहीं, और उसे कैसे बचाऊं। एक सवाल में ये सब कैसे पूछूं? मेरे भीतर एक आवाज चीखी, एनाबेथ के बारे में पूछो, वही तो मेरे लिए सबसे जरूरी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैं उसे बचा लूं और ओलंपस को खतरे में छोड़ दूं, तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। जोए चाहती थी कि मैं आर्टेमिस के बारे में पूछूं, लेकिन कायरॉन ने कहा था कि राक्षस का पता लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है नीरियस, मुझे बताओ उस भयानक राक्षस को कहाँ ढूंढा जाए, जो देवताओं का अंत ला सकता है, वही जिसे आर्टेमिस शिकार कर रही थी। समुद्र के बूढ़े आदमी ने हरे हरे दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। अरे, ये तो बहुत आसान है, उसने दुष्टता से कहा। वो तो यही है। उसने मेरे पैरों के पास पानी की ओर इशारा किया। कहाँ? मैंने कहा। सौदा पूरा हुआ। नीरियस हंसा और पॉप के साथ वो एक सुनहरी मछली में बदल गया और समुद्र में कूद गया। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं चिल्लाया। रुको, थालिया की आंखें फैल गईं। वो क्या है? मुंह। मैंने नीचे देखा और वहां मेरा पुराना दोस्त गाय सर्प तैर रहा था। उसने मेरे जूतों को छुआ और अपनी बड़ी उदास बुरी आंखों से मुझे देखा। आह, बैसी, मैंने कहा। अभी नहीं। मुंह। ग्रोवर हाफ गया। वो कहता है कि उसका नाम बैसी नहीं है। तुम उससे बात कर सकते हो? मैंने पूछा। ग्रोवर ने सिर हिलाया। ये बहुत पुरानी जानवरों की भाषा है। वो कहता है कि उसका नाम ओफायोटोरस है। ओफायो क्या? ग्रीक में इसका मतलब है सांप बैल, थालिया ने कहा। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? मुंह। वो कहता है कि पर्सी उसका रक्षक है, ग्रोवर ने बताया, और वो बुरे लोगों से भाग रहा है। वो पास ही है। मैं सोच रहा था कि तुमने सिर्फ मुंह से इतना कुछ कैसे समझ लिया। रुको, जोए ने मेरी ओर देखते हुए कहा।
तुम इस गाय को जानते हो? मैं अधीर हो रहा था, लेकिन मैंने उन्हें सारी कहानी बताई। थालिया ने विश्वास न होते हुए सिर हिलाया। और तुमने मुझे अब तक ये क्यों नहीं बताया? अच्छा, हाँ, अब लगता था कि ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण था, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा था कि बेस्सी ओफायोटोरस एक मामूली विवरण जैसा ही था। मैं मूर्ख हूँ, सोए ने अचानक कहा। मैं इस कहानी को जानती हूँ। कौन सी कहानी? टाइटंस के युद्ध की, उसने कहा। मेरे मेरे पिता ने हजारों साल पहले मुझे ये कहानी सुनाई थी। यही वो जीव है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। बेसी? मैंने बेल सर्प की ओर देखा। पर वो बहुत प्यारा है, वो दुनिया को नष्ट कैसे कर सकता? यही हम गलत हैं, सोए ने कहा। हम एक बहुत बड़े खतरनाक राक्षस की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उफायर टॉरस देवताओं को सीधे नहीं गिराता, उसे बलिदान करना होगा। मुंह, बेसी ने आवाज दी। मुझे नहीं लगता कि उसे बलिदान शब्द पसंद है, ग्रोवर ने कहा। मैंने बेसी के सिर पर हाथ रखा, उसे शांत करने की कोशिश की। उसने मेरी उंगली को अपने कान पर खुरचने दिया, लेकिन वह कांप रहा था। कोई उसे कैसे चोट पहुंचा सकता है? मैंने कहा। वो तो बेखतरा है, सोए ने सिर हिलाया। लेकिन निर्दोष को मारने में शक्ति है, भयानक शक्ति। बहुत पहले, जब ये जीव पैदा हुआ था, नियति ने एक भविष्यवाणी की थी। कहा गया कि जो भी ओफायोटोरस को मारकर उसके अंदरूनी अंगों को आग में चढ़ाएगा, उसे देवताओं को नष्ट करने की शक्ति मिलेगी। मुंह, ग्रोवर ने कहा। शायद हम अंग की बात भी टाल दें। थालिया ने हैरानी से बेल सर्प को देखा। देवताओं को नष्ट करने की शक्ति? कैसे? क्या होगा? कोई नहीं जानता, सोए ने कहा। पहली बार टाइटंस के युद्ध में उफायर टॉरस को टाइटंस के एक विशाल सहयोगी ने मारा, लेकिन तुम्हारे पिता जीएस ने उसके अंगों को आग में जाने से पहले एक चील भेजकर छीन लिया। ये एक नजदीकी घटना थी। अब 3000 साल बाद उफायर टॉरस का पुनर्जन्म हुआ है। थालिया घाट पर बैठ गई। उसने हाथ बढ़ाया। बेसी तुरंत उसके पास गया। थालिया ने उसका सिर सहलाया। बेसी कांप गया। थालिया की अभिव्यक्ति ने मुझे परेशान किया। वह लगभग भूखी लग रही थी। हमें उसे बचाना होगा, मैंने कहा। अगर ल्यूक उसे पकड़ ले? ल्यूक झिझक नहीं करेगा, थालिया ने बड़बड़ाया। ओलंपस को पलटने की शक्ति, ये बहुत बड़ी है। हाँ मेरी प्रिय, एक आदमी की गहरी फ्रेंच आवाज आई। और यही शक्ति तुम उजागर करोगी। वो फायर टॉरस ने एक घबराई हुई आवाज दी और पानी में डूब गई। मैंने ऊपर देखा। हम बातों में इतने व्यस्त थे कि हमें घात लग चुका था। हमारे पीछे उसके 2 रंगों वाली आंखें बुरी तरह चमक रही थी। खड़ा था डॉक्टर थॉर्न, मेंटिकोर खुद। ये बिल्कुल परफेक्ट है, मैंटिकोर ने घमंड से कहा। उसने रेटी काली ट्रेंच कोट पहन रखी थी, जिसमें उसके वेस्टोवर हॉल की यूनिफॉर्म थी, जो फटी और दाग लगी थी। उसकी मिलिट्री हेयर कट अब ग्रीसी और स्पाइकी थी। हाल ही में शेव नहीं किया था। उसके चेहरे पर चांदी जैसी दाढ़ी थी। बस वह सूप किचन के लोगों से ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था। बहुत समय पहले देवताओं ने मुझे पर्शिया में बंदी बना लिया था, मेंटिकोर ने कहा। मैं इस दुनिया के किनारों पर भोजन के लिए भटकता रहा, जंगलों में छिपकर मामूली किसानों को खाता रहा। मुझे कभी महान नायकों से लड़ने का मौका नहीं मिला। मुझे पुराने किस्सों में ना तो भय मिला, ना ही सम्मान। लेकिन अब सब बदल जाएगा। टाइटंस मुझे सम्मान देंगे और मैं हाफ ब्लड्स का मांस खाऊंगा। उसके दोनों ओर 2 हथियारबंद सुरक्षाकर्मी खड़े थे, वही नश्वर सैनिक जिन्हें मैं डीसी में देख चुका था। 2 और दूसरे डॉक के पास खड़े थे, ताकि अगर हम भागने की कोशिश करें तो वे हमें पकड़ ले। आसपास पर्यटक थे, वाटर फ्रंट पर चल रहे थे, घाट के ऊपर शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था ये मेंटिकोर को रोकने के लिए काफी नहीं था। कहाँ कहाँ है कंकाल? मैंने मेंटिकोर से पूछा। वो तिरस्कार से बोला, मुझे उन मूर्ख अंडों की जरूरत नहीं। जर्नल सोचता है कि मैं बेकार हूँ। वह अपना विचार बदल लेगा जब मैं खुद तुम्हें हराऊंगा। मुझे समय चाहिए था। मुझे बेसी को बचाना था। मैं समुद्र में कूद सकता था, लेकिन 200 किलो के बैल सर्प के साथ जल्दी बचने का तरीका क्या था? और मेरे दोस्तों का क्या? हमने तुम्हें पहले हराया है, मैंने कहा। हाँ, तुम्हें एक देवी के साथ भी मुश्किल से लड़ना पड़ा, और अफसोस वो देवी अभी व्यस्त है। अब तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं होगी।
जोए ने तीर कसा और सीधे मेंटिकोर के सिर की ओर निशाना लगाया। उनके बगल के गार्ड ने अपनी बंदूकें उठाई। रुको, मैंने कहा। जोए, मत करो। मेंटिकोर मुस्कुराया। लड़का सही कह रहा है जोए नाइटशेड, अपना तीर रख दो। तुम्हें मारना बर्बाद होगा इससे पहले कि तुम थालिया की महान जीत देखो। क्या बात कर रहे हो? थालिया गरजी। उसके पास ढाल और भाला था। स्पष्ट है, मेंटिकोर ने कहा। ये तुम्हारा पल है। यही कारण है कि लॉर्ड क्रोनोस ने तुम्हें पुनर्जीवित किया। तुम ओफायर टॉरस को बलिदान करोगी, इसके अंगों को पर्वत की पवित्र अग्नि में चढ़ाओगी। तुम्हें असीम शक्ति मिलेगी और तुम्हारे 16वें जन्मदिन पर तुम ओलंपस को पलट दोगी। कोई कुछ नहीं बोला। ये भयानक रूप से सही लग रहा था। थालिया केवल 2 दिन दूर थी 16 साल की होने से, और वह बिग 3 की संतान थी। यहाँ एक भयानक विकल्प था जो देवताओं के अंत का कारण बन सकता था। मैंने सोचा कि थालिया मेंटिकोर को डांटेगी, लेकिन वह हिचकिचाई। वह पूरी तरह स्तब्ध लग रही थी। तुम जानती हो कि यही सही चुनाव है, मेंटिकोर ने कहा। तुम्हारा मित्र ल्यू किसे मानता है और तुम उसके साथ फिर से मिलोगी। तुम टाइटंस के अधीन इस दुनिया पर शासन करोगी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया थालिया, उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, और अब तुम उस पर शक्ति पा सकती हो। ओलंपियंस को अपने पैरों तले कुचल दो, जिसके वे योग्य हैं। उस जीव को बुलाओ, वह तुम्हारे पास आएगा। अपने भाले का उपयोग करो। थालिया, मैंने कहा, होश में आओ। वह मुझे उसी तरह देख रही थी जैसे उस सुबह उसने हाफ ब्लड हिल पर उठते समय देखा था, भ्रमित और अनिश्चित। मैं नहीं। तुम्हारे पिता ने मदद की थी, मैंने कहा। उन्होंने धातु के फरिश्ते भेजे। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए पेड़ में बदल दिया। उसका हाथ भाले पर कस गया। मैंने ग्रोवर की ओर बेताब होकर देखा। शुक्र है उसने समझ लिया कि मुझे क्या चाहिए। उसने अपनी पाइप्स को मुंह के पास उठाया और एक तेज रिफ बजाई। मेंटिकोर चिल्लाया, उसे रोको। गार्ड सोए पर निशाना साध रहे थे, और इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि पाइप वाला बच्चा असली समस्या है, उनके पैरों के नीचे लकड़ी के पटिए नए शाखाओं में बदल गए और उनके पैर उलझ गए। सोए ने 2 तीर छोड़े जो उनके पैरों पर सल्फर के पीले धुएं के बादल बना गए। फाट तीर। गार्ड्स खांसने लगे। मेंटिकोर ने हमारी ओर कांटे फेंके, लेकिन वे मेरे शेर के कोट से टकराकर वापस चले गए। ग्रोवर, मैंने कहा, बेसी को गहरे गोता लगाने को कहो और नीचे रहने को कहो। मुंह, ग्रोवर ने अनुवाद किया। मैं केवल आशा कर सकता था कि बेसी संदेश समझ गया। गाय, थालिया ने बड़बड़ाया, अभी भी स्तब्ध। चलो, मैंने उसे पकड़कर शॉपिंग सेंटर की ओर दौड़ाया। हम सबसे नजदीकी दुकान के कोने से मुड़े। मैंने मेंटिकोर को अपने लोगों को चिल्लाते सुना, उन्हें पकड़ो। पर्यटक चिल्ला रहे थे। गार्ड हवा में अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। हम घाट के अंत तक भागे। हम एक छोटे कियोस्क के पीछे छिप गए जो स्मृति चिन्ह क्रिस्टलों से भरा था। विंड चाइम और ड्रीम कैचर्स जैसी चीज जो धूप में चमक रही थी। हमारे पास एक पानी का फव्वारा भी था। नीचे चट्टानों पर कुछ सी लायंस धूप सेक रहे थे। पूरा सैन फ्रांसिस्को बे हमारे सामने फैला था। गोल्डन गेट ब्रिज, अल्काट्राज आइलैंड, और उत्तर की ओर हरे भरे पहाड़ और कोहरा। एकदम तस्वीर जैसी सुंदरता, सिवाय इसके कि हम मरने वाले थे और दुनिया का अंत होने वाला था। पार कर जाओ, सुई ने मुझसे कहा। तुम समुद्र में भाग सकते हो पर्सी, अपने पिता से मदद मांगो। शायद तुम ओफायर टॉरस को बचा सको। वह सही थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा। हम साथ लड़ेंगे। तुम्हें शिविर को खबर पहुंचानी होगी, ग्रोवर ने कहा। कम से कम उन्हें बताओ कि क्या हो रहा है। तब मैंने देखा कि क्रिस्टल धूप में इंद्रधनुष बना रहे थे। मेरे पास एक पीने का फव्वारा था। शिविर को खबर पहुंचाओ, मैंने बुदबुदाया। अच्छा विचार। मैंने रिपटाइड का ढक्कन खोला और पानी के फव्वारे की चोटी काट दी। टूटे पाइप से पानी फूट पड़ा और हम सब पर छिड़काव हुआ। थालिया ने पानी लगते ही हाफते हुए कहा। उसकी आंखों से कोहरा हट गया। क्या तुम पागल हो? उसने पूछा, लेकिन ग्रोवर समझ गया। वह पहले ही अपनी जेब से सिक्का तलाश रहा था। उसने इंद्रधनुष में एक सुनहरा ड्रैकमा फेंका और चिल्लाया, ओ देवी, मेरी भेंट स्वीकार करो। धुंध में हलचल हुई। कैंप हाफ ब्लड, मैंने कहा, और वहीं धुंध में हमारे बिल्कुल पास वह आखिरी व्यक्ति चमक रहा था जिसे मैं देखना चाहता था। मिस्टर डी, अपने लेपर्ड स्किन जॉगिंग सूट पहने हुए और फ्रिज के अंदर गड़बड़ाते हुए। उसने सुस्त नजरों से देखा। क्या दिक्कत है? कैरोन कहाँ है? मैंने चिल्लाया।
कितनी अशिष्टता, मिस्टर डी ने अंगूर का रस पीते हुए कहा। क्या यही तुम्हारा नमस्ते कहने का अंदाज है? नमस्ते, मैंने सुधार किया। हम मरने वाले हैं, कायरॉन कहाँ है? मिस्टर डी ने सोचा। मैं उसे चिल्लाना चाहता था कि जल्दी करे, लेकिन मुझे पता था ये काम नहीं करेगा। हमारे पीछे कदमों और चिल्लाने की आवाजें, मैंटिकोर की टुकड़ी नजदीक आ रही थी। मरने वाले हैं, मिस्टर डी ने सोचते हुए कहा। कितना रोमांचक। मुझे डर है कायरॉन यहाँ नहीं है। क्या मैं संदेश भेज दूं? मैंने अपने दोस्तों की ओर देखा। हम मर चुके हैं। थालिया ने अपना भाला कस लिया। वह फिर से अपने पुराने गुस्सैल रूप में थी। तो हम लड़ते हुए मरेंगे। कितना महान, मिस्टर डी ने कहा, जम्हाई रोकते हुए। तो असली समस्या क्या है? मुझे नहीं लगा कि इससे फर्क पड़ेगा, लेकिन मैंने उन्हें ओफायोटॉरस के बारे में बताया। उसने फ्रिज की सामग्री को देखते हुए कहा। तो बस यही है। समझ गया। तुमको परवाह भी नहीं है? मैंने चिल्लाया। तुम हमें मरते हुए देखना पसंद करोगे? चलो देखें। मुझे लगता है आज रात पिज्जा खाने का मन है। मैं इंद्रधनुष को काटकर उससे अलग होना चाहता था, लेकिन समय नहीं था। मैंटिकोर चिल्लाया, वहां! और हम चारों तरफ से घिर गए। उसके पीछे दो गार्ड खड़े थे। बाकी दो पियर की छतों पर दिखे। मैंटिकोर ने अपनी कोट उतारी और असली रूप में बदल गया। शेर के नाखून निकले और उसके कांटेदार जहर वाली पूंछ खड़ी हो गई। उत्कृष्ट, उसने कहा। उसने धुंध में प्रकट प्राणी को देखा और नोक भौंकी। अकेले, बिना किसी असली मदद के, शानदार। तुम मदद मांग सकते हो, मिस्टर डी ने मुझसे बुदबुदाया, जैसे ये मजेदार विचार हो। प्लीज कह दो। जंगली सुअर उड़ जाए, मैंने सोचा। मैं मिस्टर डी जैसे आलसी से भीख मांगते मरने वाला नहीं था, ताकि वह हमें गन मारते हुए हंस सके। जोए ने अपने तीर तैयार किए। क्रोवर ने पाइप्स उठाए। थालिया ने अपनी ढाल उठाई और मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अचानक मुझे एहसास हुआ, ये पहले भी उसके साथ हुआ था। वह हाफ ब्लड हिल पर फंसी थी। उसने अपने दोस्तों के लिए जान देने की तैयारी की थी, लेकिन इस बार वह हमें नहीं बचा सकती थी। मैं उसे ऐसा कैसे होने दे सकता था? प्लीज मिस्टर डी, मैंने बुदबुदाया, मदद करो। बेशक कुछ नहीं हुआ, मेंटिकोर ने मुस्कुराया। जियस की बेटी को छोड़ दो, वह जल्द ही हमारा साथ देगी। बाकियों को मार दो। पुरुषों ने अपनी बंदूकें उठाईं और कुछ अजीब हुआ। तुम्हें पता है, जब खून सिर की ओर दौड़ता है, जैसे उल्टा लटकते समय अचानक सीधे खड़े होने पर, वही महसूस हुआ। धूप बैंगनी रंग में ढल गई। मुझे अंगूर और कुछ खट्टी खुशबू आई, शराब जैसी। और धड़ाक, ये कई दिमागों के एक साथ टूटने की आवाज थी। पागलपन की आवाज। एक गार्ड ने अपनी पिस्टल को हड्डी की तरह मुंह में रखकर चार पैरों पर दौड़ना शुरू कर दिया। दो और गार्ड ने अपनी बंदूकें गिराईं और एक दूसरे के साथ वॉल्टस करने लगे। चौथा गार्ड आयरिश क्लॉजिंग नृत्य करने लगा। ये मजेदार होता अगर ये इतना भयानक नहीं होता। नहीं, मेंटिकोर चिल्लाया, मैं खुद तुम्हारा सामना करूंगा। उसकी पूंछ खड़ी हो गई, लेकिन उसके पंजों के नीचे से लकड़ी की पट्टियां अंगूर की बेलों में बदल गईं, जो तुरंत उसके शरीर को घेरने लगीं। नई पत्तियां और हरे अंगूर के गुच्छे उगे, जो सेकंडों में पक गए। मैंटिकोर चीखता रहा जब तक कि वह बेलों और अंगूर के विशाल गुच्छों में न ढक गया। अंततः अंगूर शांत हुए और मुझे लगा कहीं भीतर मैंटिकोर अब नहीं रहा। खैर, डायनोसिस ने कहा, फ्रिज बंद करते हुए। मजा आया। मैं उसे देखकर हैरान था। तुमने तुमने कैसे? ऐसा आभार, उसने बुदबुदाया। मनुष्य इससे बाहर आ जाएंगे। अगर मैंने उनकी स्थिति स्थायी बना दी होती तो रिपोर्ट लिखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती, और मुझे पिता को रिपोर्ट लिखना नापसंद है। उसने थालिया की ओर तिरस्कार से देखा। उम्मीद है तुमने सबक सीखा है लड़की। शक्ति का विरोध करना आसान नहीं होता, है ना? थालिया शर्मिंदा हुई। मिस्टर डी, ग्रोवर ने आश्चर्य से कहा, आपने आपने हमें बचा लिया। मुझे पछतावा मत दिलाओ सैड टायर। अब चलो पर्सी जैक्सन, मैंने तुम्हारे लिए कुछ घंटे खरीदे हैं। ओफायो टॉरस, मैंने कहा, क्या आप इसे शिविर तक पहुंचा सकते हैं? मिस्टर डी ने सूंघा। मैं पशु परिवहन नहीं करता, ये तुम्हारी समस्या है। लेकिन हम कहाँ जाएं? डायनासिस ने जोई की ओर देखा। ओह, मुझे लगता है शिकारनी जानती है।
तुम्हें आज सूर्यास्त पर प्रवेश करना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अब अलविदा, मेरा पिज्जा इंतजार कर रहा है। मिस्टर डी, मैंने कहा। उन्होंने भौहें उठाई। आपने मेरा नाम सही लिया, मैंने कहा। आपने मुझे पर्सी जैक्सन कहा। मैंने निश्चित रूप से नहीं कहा, पीटर जॉनसन। अब चलो। उसने हाथ हिलाया और उसका रूप धुंध में गायब हो गया। हमारे चारों ओर मैंटिकोर के सैनिक अभी भी पूरी तरह पागलपन में थे। एक गार्ड ने हमारे मित्र उस बेघर आदमी को ढूंढ लिया था और वे धातु फरिश्तों पर गंभीर बातचीत कर रहे थे। कई अन्य गार्ड पर्यटकों को परेशान कर रहे थे, जानवरों की आवाजें निकाल रहे थे और उनके जूते चुराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जोई की ओर देखा। उसका क्या मतलब था, शिकारनी जानती है? उसका चेहरा कोहरे जैसे रंग का था। उसने खाड़ी के पार, गोल्डन गेट ब्रिज के पार इशारा किया। दूर में एक अकेला पहाड़ बादलों के ऊपर उठ रहा था। मेरी बहनों का बगीचा, उसने कहा। मुझे घर लौटना होगा।